हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एग्री IQ। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में AHFR 5221 सॉल्व किया, जिसमें हमने पार्ट ए एंड पार्ट बी सॉल्व किया था। इस लेक्चर में हम लोग उसी को कंटिन्यू करके AHFR 5221 का पार्ट सी एंड पार्ट डी सॉल्व करने वाले हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगेन अ रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक टू माई वीडियोज़। स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक पार्ट ए एंड पार्ट बी कंप्लीट नहीं किया है, प्लीज़ पार्ट ए वाली लेक्चर जाके पहले देखें। फिर इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट सी से, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन रूट स्टॉक एंड सायन। दो टर्म्स दिए गए हैं, रूट स्टॉक एंड सायन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये हमको बताना है। In most cases, one part is selected for its root to serve as the lower part, which is called as rootstock. The upper part of the combined part is called the scion. जब हम लोग करते हैं अपना ग्राफ्टिंग, है ना, हमारे पास होता है दो पार्ट। एक पार्ट जिसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि ये रूट सिस्टम का काम करेगा, और एक पार्ट रहता है जिसे हम कट करके ग्राफ्ट करते हैं। वो जो अपर पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं सायन, एंड जो लोअर पार्ट है जिसको हमने चूज़ किया है रूट फॉर्म करने के लिए, उसे हम लोग बोलते हैं रूट स्टॉक। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल प्रोपगेशन। दो प्रोपगेशन मेथड होते हैं, है ना, एक होता है सेक्सुअल, दूसरा असेक्सुअल। इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस, that's the main difference between sexual and asexual reproduction. Sexual reproduction just means combining genetic material from two parents. Asexual reproduction process produce offspring genetically identical to the one part. इसमें क्या होता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, इसमें हम लोग दो पेरेंट की जेनेटिक मटेरियल को कंबाइन करके न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। पर जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये क्या होता है, ये अपने किसी एक पेरेंट से ही जेनेटिकली सेम वैरायटी डेवलप करता है। इसमें कोई भी जेनेटिक मटेरियल का यूज़ नहीं होता है, किसी पार्ट को कट करके हम लोग ये कर सकते हैं, है ना। ये होता है हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें दो पेरेंट की ज़रूरत नहीं होती है, बट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें हमको दो पेरेंट ही चाहिए रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, डिफ्रेंशिएट बिटवीन पॉलीएम्ब्रायनी एंड मोनोएम्ब्रायनी। पॉलीएम्ब्रायनी क्या होता है ये हमने देखा पार्ट बी में, एंड मोनोएम्ब्रायनी का क्वेश्चन हमने देखा पार्ट ए में। एंड यहाँ पे हमको उन दोनों टर्म्स के बारे में पूछा गया है। जैसे कि मैंने पार्ट ए में आपसे कहा था कि मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, पार्ट सी में हम इसको स्टडी करेंगे। देखते हैं। नॉर्मली अ सिंगल प्लांट इज रिप्रोड्यूस्ड फ्रॉम सिंगल सीड and is called monoembryonic seed. On the other hand, there are seeds that reproduce multiple plant bodies from a single seed. These are called polyembryonic. Normally क्या होता है कि एक सिंगल सीड से एक सिंगल प्लांट प्रोड्यूस होता है, तो इस कंडीशन को हम लोग मोनोएम्ब्रायनिक बोलते हैं। पर कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसमें ऐसे सीड्स होते हैं जो बहुत सारे प्लांट बॉडीज़ का फॉर्मेशन करते हैं एक सिंगल सीड से, उसे हम लोग कहते हैं पॉलीएम्ब्रायनिक। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इन लिस्ट द हाइब्रिड 4 हाइब्रिड वेराइटीज़ ऑफ ग्रेप्स अलॉन्ग विद देयर पेरेंटल कॉम्बिनेशन। आपको जो ग्रेप्स है इसकी हाइब्रिड वेराइटीज़ का नाम लिखने हैं 4, जिनका पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी आपको बताना है ना। मैंने यहाँ पे आपको बहुत सारे वैरायटीज़ का नाम दिया है। जैसा कि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में आप देख रहे होंगे कि फीमेल पेरेंट और मेल पेरेंट दोनों का नाम सेम है, पर जो इनसे ऑस्प्रिंग डेवलप हुआ है वो जेनेटिक इंजीनियर्ड का यूज़ करके दूसरे वैरायटीज़ है ना। इनमें से किन्हीं भी 4 वैरायटीज़ का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग लास्ट वाले लेते हैं, हाइब्रिड ERR2P36, इसके फीमेल पेरेंट है HUR एंड मेल A5। फिर हम लोग देखते हैं सेकंड लास्ट हाइब्रिड ERR2P19, इसकी फीमेल पेरेंट है कार्डिनल और मेल पेरेंट है ब्यूटी सीडलेस। ठीक है, ऐसे ही आपको इनमें से
4 हाइब्रिड वैरायटीज़ के नाम लिखना है। सो जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको एक बांकुई अब्यार्ड सीरीज़ का एक ऑप्शन है, एक है मैडलिन एंगेवाइन का, और एक है आपका पर्ल ऑफ कसाबा का। ये 3 हो गया, कार्डिनल 4th एंड हुर 5th। ठीक है, 5 वैरायटीज़ के नाम यहाँ पे आपको हैं, जो भी आपको बेटर लगे आपको 4 वैरायटीज़ याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन बहार, राइट द फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग टाइम्स ऑफ डिफरेंट बहार इन गवावा। सो पार्ट ए में भी आपको गवावा के फ्लावरिंग टाइम से क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी आपकी इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि बहार क्या होते हैं, और जो गवावा है उसके जो टाइप्स ऑफ बहार हैं उसको हमको लिखना है। सो द प्रैक्टिस ऑफ फोर्सिंग flowering and fruiting in a desired season is also known as bahar treatment. In this treatment, the plant are forced to take rest during the unwanted bahar. Main objective of bahar treatment to force the trees to take rest and produce profuse blossom and fruit during any one of bahar. So क्या है बहार? तो जब एक पर्टिकुलर टाइम पे वो प्रॉपर हैवी रेट पे फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग शो करे उसको हम लोग बोलते हैं बहार। और इसी को जब हम लोग फोर्सफुली कराते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं बहार ट्रीटमेंट। इस ट्रीटमेंट में हम लोग प्लांट को फोर्स करते हैं कि जब अनवांटेड टाइम है उस टाइम पर वो सिर्फ रेस्ट करे और अपना जो पूरा एफिशिएंसी है वो बहार के टाइम पे वो रिलीज़ करे। ठीक है, अब पूछा गया है आपको टाइप्स ऑफ बहार या फिर डिफरेंट बहार गवावा में। तो गवावा में 2 बहार होते हैं, एक होता है अम्बे बहार और एक होता है मृग बहार। ठीक है, तो अम्बे बहार कब आता है? द फेब्रुअरी और स्प्रिंग फ्लावरिंग इज नोन एज अम्बे बहार। फ्रूटिंग कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस क्रॉप ड्यूरिंग जून टू सेप्टेम्बर ड्यूरिंग अ रेनी सीजन। द सेकेंड और मानसून फ्लावरिंग ड्यूरिंग जून इज कॉल्ड मृग बहार एंड इट्स क्रॉप इज अवेलेबल ड्यूरिंग नवंबर टू मार्च। इसमें क्या होता है, जो अम्बे बहार है ये स्प्रिंग फ्लावरिंग है। ठीक है, और ये हमको क्रॉप देता है जून या फिर सितंबर से, मतलब जून से सितंबर तक रेनी सीजन के टाइम पे। मतलब अभी जो हमको गवावा मिल रहा है ये कौन सा है? अम्बे बहार है। और जो सेकंड मानसून रहता है, ठीक है, मतलब नवंबर टू मार्च हमको जो मिलेगा वो होता है मृग बहार का। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज व्हाट इज द रोल ऑफ रूट स्टॉक इन एचडीपी। एचडीपी हमने क्या देखा था, क्या है ये? हाई डेंसिटी प्लांटिंग। तो रूट स्टॉक क्या होता है ये भी हमने देख लिया है ना, जिसको हम लोग क्या करते हैं एज अ रूट पोर्शन सेलेक्ट करते हैं ग्राफ्टिंग के टाइम पे। तो हाई डेंसिटी प्लांटिंग में रूट स्टॉक का क्या रोल होता है ये हमको एक्सप्लेन करना है। सो लेट्स सी। Rootstock for high density planting must control tree size, reduce vigor, and induce precocity and early fruiting. Many of the modern tree forms for intensive orchards, such as slender spindle and vertical axis, are achievable only with the help of dwarfing rootstock. सो रूट स्टॉक का यूज़ करके हम मतलब हाई डेंसिटी प्लांटिंग में रूट स्टॉक का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जो ट्री की साइज़ होती है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसका जो वाइगर है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिकॉसिटी को और अर्ली फ्रूटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं ना। और जो ये रूट स्टॉक का सिलेक्शन है ये एक क्या करते हैं मॉडर्न मेथड प्रोवाइड करता है कि हम लोग अपने जो ऑर्किड है उसको मोर ब्यूटीफाई कर सकें या एफिशिएंट बना सकें। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? राइट शॉर्ट नोट ऑन लीची माइट। जो लीची माइट होता है ना, उसके बारे में हमको शॉर्ट नोट लिखना है। सो लीची माइट क्या है? लीची माइट इज अ टीनी क्रिएचर विच इज़ नॉट विजिबल थ्रू नेक्ड आई। बोथ nymph and adult of might damage the leaves, inflorescence and young developing fruit through sucking the sap from newly emerged leaf lamina, shoots and developing inflorescence and fruits. सो लीची माइट क्या है? ये एक टीनी क्रिएचर है जिसको हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ये वाला पॉइंट आप सबको पता है ना, सॉरी टू मेंशन दिस बट दिस इज है ना। तो इसके जो निम्फ हैं और एडल्ट हैं
वो दोनों ही स्टेज जो है लीफ को डैमेज करते हैं, इन्फ्लोरेसेंस को डैमेज करते हैं ना, और जो छोटे फ्रूट्स डेवलप होते रहते हैं उनको भी डैमेज करते हैं। अब ये माइट एक्चुअली करता क्या है, तो जो इमर्ज लीफ लेमिना है या सूट्स है या इन्फ्लोरेसेंस है या फिर फ्रूट है, उन सब से जितना भी सैप है उन सबको शक कर लेता है। क्लियर है? जिससे अल्टीमेटली हमारा फ्रूट क्या होगा, ड्राई हो जाता है ना, डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, डिसीज्ड हो जाएगा, अपीयरेंस ख़राब हो जाएगी, उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, टेक्सचर ख़राब हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द पोलिनाइजिंग वेराइटी ऑफ एप्पल। जो एप्पल है उसकी पोलिनाइजिंग वेराइटीज़ को आपको नाम लिखना है कि कौन कौन सी वेराइटी है जो एप्पल की पोलिनेशन वाली वेराइटी है। तो सबसे पहला है हमारे पास क्रिम्सन गोल्ड, जो ब्लूम्स मिड सीजन टू लेट। वो क्या करता है, पूरे अर्ली सीजन से लेके मतलब कि मिड सीजन से लेके पूरे लेट सीजन तक ब्लूम करता है। नेक्स्ट है हमारा इंडियन समर। ये क्या करता है, जो किंग ब्लूम होता है रेड कलर का उसके साथ पॉलिनेट करता है। थर्ड है हमारा मंचूरियन। ये वैरायटी तो आप सबको याद ही रहेगा, है ना, एप्पल और मंचूरियन साथ में खाने का फील करके आप इसको याद रख सकते हैं। सो मंचूरियन ये क्या करता है, ब्लूम्स अर्ली टू मिड सीजन। अर्ली सीजन से इसका ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाता है मिड सीजन तक। फिर है हमारा मैक ब्लांक। ठीक है, ये लेट माउंट एवरेस्ट जो परम्यूट है वहाँ पे ये ब्लूम करता है, मतलब वहाँ पे ब्लूम नहीं करता, उस कंडीशन पे भी इसमें पॉलिनेशन हो सकता है, ये एक्सप्लेन किया जा रहा है। फिर है हमारा स्नो ड्रिफ्ट, फिर विटनी क्रैब एप्पल और विक्सन क्रैब एप्पल। क्लियर है? कम से कम 5 वैरायटीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज़ व्हाट डू यू मीन बाय मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। मॉडिफाइड लीडर सिस्टम से आप क्या समझते हैं, है ना। तो क्या है मॉडिफाइड लीडर सिस्टम? इन दिस सिस्टम फर्स्ट द ट्री इज ट्रेन्ड बाय अ सेंट्रल लीडर सिस्टम to develop the main trunk without any hindrance for the first 4 to 5 years. After that, it is cut a height of 120 and 150 centimeter from the ground level. एक होता है सेंट्रल लीडर सिस्टम, है ना, एक होता है मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। तो ये जो मॉडिफाइड लीडर सिस्टम है ये उसी, जैसे कि नाम समझ आ रहा है कि लीडर सिस्टम का ही मॉडिफाइड वर्जन है ये, है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले तो जो सेंट्रल लीडर है मतलब कि जो हमारा ट्री का मेन ट्रंक होता है उसको हम लोग बिना किसी हिंड्रेंस के 4 से 5 साल तक आराम से ग्रो करने देते हैं। उसके बाद ज़मीन से 120 से लेकर के 150 सेंटीमीटर तक का लेवल को हम लोग क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, ताकि फिर एपिकल ग्रोथ ना हो कि वेजिटेटिव ग्रोथ, लेटरल ग्रोथ ब्रांचेस का स्टार्ट हो सके। क्लियर है? यह होता है हमारा मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज़ राइट द कंट्रोल मेजर ऑफ फ्रूट क्रैकिंग इन पोमग्रेनेट। पार्ट ए में हमने देखा था फ्रूट क्रैकिंग क्या, सॉरी पार्ट बी में देखा था कि फ्रूट क्रैकिंग क्या होता है ना। सो उसी का कंट्रोल मेज़र हम लोग को लिखना है कि मतलब कौन से ऐसे तरीके हम अपनाएं जिससे उसमें कंट्रोल हो सके। ठीक है, फ्रूट क्रैकिंग ना हो। तो क्या क्या है, फर्स्ट है द वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ द प्लांट शुड बी इंक्रीज्ड बाय द यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। द प्लांट शुड बी इरीगेटेड रेगुलरली ड्यूरिंग द एंटायर फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज. Spraying of boron 50 ppm and GA 40 ppm on the young fruits minimizes the incidence of fruit cracking. So fruit cracking क्या है, सबसे पहले जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है हमारे प्लांट की वो हमको इंक्रीज़ करना है। कैसे इंक्रीज़ करेंगे, ऑर्गेनिक मैन्योर्स का यूज़ करके इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, जो फ्रूट के एंटायर डेवलपिंग स्टेज है उसमें हम लोग उसको इरिगेशन प्रोवाइड करते रहना है। उसमें हमको बोरोन का स्प्रे करना है 50 ppm, हार्मोन का स्प्रे करना है 40 ppm। क्लियर है, ताकि जो हमारा फ्रूट क्रैकिंग है ये ना हो। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। ये क्या है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। जो आपका पिछला था AHFL का उसमें भी आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। सो ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग क्या है, ट्रेनिंग डिटरमाइंस the general character and even detail of plant, outline its branches and framework. Pruning determines the capacity of plant to produce fruit.
By training, we can keep the plant or vine in a manageable shape and can dispose the branches in desirable direction position. जैसे कि प्रूनिंग में हमने पहले क्या पढ़ा कि जो अनवांटेड पार्ट्स उसको रिमूव करते हैं हम लोग प्रूनिंग में, ठीक है। सो इससे क्या होता है, हमारे प्लांट की जो प्रोड्यूसिंग एबिलिटी है वो कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग। दूसरा है हमको हमारे पास ट्रेनिंग, कि ट्रेनिंग क्या होता है ना। तो ट्रेनिंग क्या है, प्लांट की इनिशियल ग्रोथ स्टेजेस में प्लांट को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, मतलब एक फ्रेम प्रोवाइड करना, एक शेप प्रोवाइड करना को हम लोग बोलते हैं ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जो प्लांट के जनरल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, वो सबको इन्हेंस कर सकते हैं, ठीक। सो बेसिक डिफरेंस, अगर ओरली आपसे कोई टीचर कभी पूछता है कि ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग में क्या डिफरेंस है, तो क्या है, टाइमिंग का डिफरेंस है। इनिशियल स्टेज में हम लोग जो करते हैं वो है हमारा ट्रेनिंग, लेटर स्टेज में हम लोग रिमूवल करते हैं वो है हमारा प्रूनिंग। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट सी का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज राइट द बॉटनिकल नेम, फैमिली, क्रोमोसोम नंबर एंड ओरिजिन ऑफ कोकोनट एंड कैश्यू नट। दो क्रॉप दिए गए हैं आपको, एक कोकोनट दूसरा कैश्यू नट। इन दोनों की बॉटनिकल नेम बताना है आपको, फैमिली बतानी है, क्रोमोसोम नंबर बताना है और कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है ये बताना है। सो पहले देखते हैं कैश्यू नट का। कैश्यू नट का बॉटनिकल नेम क्या है, एनारकैडियम ऑक्सीडेंटल। क्लियर। फैमिली है एनारकार्डियेशी, क्रोमोसोम नंबर 2n=42 और ओरिजिन हुआ है ये ब्राज़ील से। नेक्स्ट क्रॉप है कोकोनट, जिसका साइंटिफिक नेम है कोकोस न्यूशिफेरा, फैमिली है एरिकेसी, क्रोमोसोम नंबर है 2n=32 और ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, तो साउथ ईस्ट एशिया। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट डी। पार्ट डी में हमारा पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप इंडस्ट्री इन इंडिया। इंडिया में जो फ्रूट और प्लांटेशन क्रॉप की इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर नॉर्मली जो इंडस्ट्री है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और उनके क्या स्कोप्स हैं, ये हमको बताना है, ठीक है। सो क्या है, scope and importance of fruit crop. Fruit crop is one of the most important and age-old practice in India since ancient time. Cultivation of fruit crop plays an important role in overall status of mankind and the nation. The standard living of the people of country is depending upon the production and per capita consumption of fruit. Fruit growing have more economic advantage. तो क्या यहाँ पे आपको जनरल एक बताया गया है, एक ओवरव्यू कि जो फ्रूट ग्रोइंग है ये क्या है, हमारे कंट्री का एक इम्पॉर्टेंट स्टेटस बिल्ड करता है ये, है ना। जिससे क्या होता है, जो मैल न्यूट्रिशन वगैरह का प्रॉब्लम है ये सब भी ख़त्म होता है। अब हम लोग देखते हैं तो स्कोप और इम्पोर्टेंस की जब बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस कैसे, हाई प्रोडक्टिविटी, हाई नेट प्रॉफिट, है ना। सो कैसे है ये, तो पर यूनिट एरिया में इसका हमको जब हाई यील्ड मिलता है, ठीक है। ये सब आपको रीड करना है, मैं आपको एक्सप्लेन करके बस बता रही, लॉन्ग आंसर है, मैं रीड नहीं कर रही हूँ, ठीक है। सो जैसे कि पर यूनिट एरिया में जब आपको ज़्यादा यील्ड मिलता है ना, तो उस क्रॉप की वैल्यू बढ़ जाती है 10 to 15 टाइम्स। तो आपको क्या होता है, हाई प्रोडक्टिविटी मिलता है और हाई प्रोडक्टिविटी के कारण हाई इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है, ठीक है। इस पर्पज़ से ये क्या है, इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है। फिर दूसरा इम्पॉर्टेंस कि जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए एक रॉ मटेरियल का काम करता है। थर्ड है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, है ना, उन सब का इसमें अच्छे से यूज़ होता है, जैसे कि मशीनरी, लेबर, वाटर, इन सब का फुली हम लोग यूज़ करते हैं। फिर है हमारे पास यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट एंड बैरन लैंड फॉर प्रोडक्शन, जो अभी के डेट में जिसमें कल्टीवेशन नहीं हो रहा है उन लैंड्स का भी इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ करके कल्टीवेट कर सकते हैं। तो हमारी लैंड की क्या है, फर्टिलिटी बढ़ेगी, टोटल क्रॉप्ड एरिया बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, इकोनॉमिक जितने सारे पॉइंट्स हैं वो इस पॉइंट के थ्रू बढ़ेंगे। फॉरेन एक्सचेंज, है ना, तो बहुत सारे जो फ्रेश फ्रूट हैं वो दूसरे कंट्रीज़ में डेवलप नहीं होते हैं, पर हमारे पास बेनिफिट है कि हमारे इंडिया में वो डेवलप हो सकते हैं, तो उन सबको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस के बारे में आपको पता ही है, ठीक है, कि हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ
अगर हम लोग सिर्फ सीरियल्स खाएं, जैसे कि राइस ही खाएं, तो हम लोग एक अच्छे मैनर में एक बैलेंस डाइट, एक गुड हेल्थ के थ्रू डेवलप नहीं कर सकते हैं। पर अगर एक इंसान सिर्फ फ्रूट्स कंजर्व करता है या कंज्यूम करता है तो एक लेवल तक वो सही बैलेंस डाइट में चल सकता है, पर सीरियल्स के साथ वो बैलेंस डाइट में नहीं चल सकता, क्योंकि एक फ्रूट से हमको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। वो हमको एक प्रॉपर हेल्थ भी प्रोवाइड करता है, जितने विटामिन और मिनरल्स के गुड सोर्सेस हैं वो भी प्रोवाइड करता है। वो हमको डिजीज़ के रेजिस्टेंस भी डेवलप करता है हमारी बॉडी में, ठीक है। और उनमें ऐसे मटेरियल्स जो कि सीरियल्स या फिर फूड्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं, जैसे कि पैक्टिन हो गया, सेलुलोज हो गया, ये सब भी प्रोवाइड करता है अलॉन्ग विद द एसेंशियल मिनरल्स। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है डिस्क्राइब द मैच्योरिटी इंडाइसेस ऑफ गवावा एंड लीची। दो क्रॉप दिया गया है, गवावा और लीची। इन दोनों की मैच्योरिटी इंडाइसेस मतलब कि इनमें ऐसा क्या चीज़ डेवलप होता है जिससे आपको इंडिकेशन मिल जाता है कि हमारा फ्रूट क्या है, अब डेवलप हो चुका है, हम इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो क्या क्या है, सबसे पहले देखते हैं गवावा के लिए। फ्रूट मैच्योर इन 140 to 160 days after flowering. Color changes from green to pale green or yellow. Fruit becomes soft. A slight depression develops near the stalk and ridges on the fruit appear and disappear and it becomes round. जो फ्रूट है वो फूल खिलने के मतलब फ्लावरिंग के 140 से 160 दिन के बीच में मैच्योर हो जाता है। बहुत लंबा टाइम है, बट अकॉर्डिंग टू वैरायटी ये क्या करता है, वेरी करता है। जब फ्रूट मतलब गवावा जो है वो पकता है ना, या फिर मैच्योर हो जाता है, तो उसका कलर ग्रीन से थोड़ा लाइट ग्रीन मतलब पेल ग्रीन होते जाता है या येलो होते जाता है, ठीक है। जो फ्रूट है वो सॉफ्ट हो जाता है और जो स्टॉक एंड होता है मतलब जहाँ से वो लिंक्ड होता है प्लांट से, है ना, वहाँ पे एक डिप्रेशन डेवलप हो जाता है। जो फ्रूट में लाइंस होते हैं मतलब रीजस बने हुए रहते हैं, वो सब भी डिसअपियर हो जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास लीची का। तो रेड कलर ड्यू टू एंथोसायनिन इन द स्किन इज गुड इंडिकेटर ऑफ मैच्योरिटी अलॉन्ग विथ फ्रूट साइज reaching the optimum range of sugar acid ratio for the cultivar. Lychees should be harvested fully ripe because they do not continue to ripen after harvest. जो लीची है उनमें रेड कलर डेवलप हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उनके स्किन में एंथोसाइनिन्स प्रेजेंट रहते हैं, जिससे क्लियरली पता चल जाता है कि हमारा फ्रूट क्या है, मैच्योर हो चुका है। उसकी साइज़ से ये पता चलता है, जो मिनिमम साइज़ जब हमारे फ्रूट का उसके डायमीटर में 25 mm हो जाए तो पता चल जाता है कि फ्रूट क्या है, मैच्योर हो चुका है। जो शुगर एसिड रेशियो है वो ऑप्टिमम पहुंच जाता है। और लीची को पूरे पकने के बाद ही हमको हार्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जब हम उनको हार्वेस्ट कर देते हैं तो उसमें राइपनिंग कंटिन्यू नहीं होती है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज एक्सप्लेन द प्रोबेबल कॉज ऑफ फ्रूट ड्रॉप इन एप्पल अलॉन्ग विद देयर कंट्रोल मेजर। जो एप्पल है वो कभी कभी क्या होता है कि पकने से पहले ही या हम जब उसको तोड़ना चाह रहे हैं उससे पहले वो अपने पेड़ से क्या होता है या अपने प्लांट से क्या होता है, गिर जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रूट ड्रॉप। तो ये फ्रूट ड्रॉप क्यों होता है, उसके कंट्रोल मेजर्स को भी बताना है। तो फ्रूट ड्रॉप क्यों होता है? There are several factors that can trigger early fruit drop, including overcropping, insufficient pollination, high thalin level, excessive summer pruning, insect damage, extreme in weathers and poor tree nutrition. जब हम ओवर क्रॉपिंग कर दें, ठीक है, मतलब हमारा प्लांटेशन डेंसिटी अगर बढ़ जाता है तो हो सकता है, पॉलिनेशन अच्छे से नहीं हो पाए तो हो सकता है, इथिलीन का लेवल बढ़ने से हो सकता है, समर टाइम में अगर हम लोग ज़्यादा प्रूनिंग कर दे रहे हैं तो हो सकता है, इंसेक्ट डिसीज़ के डैमेज के कारण हो सकता है, वेदर कंडीशन के कारण हो सकता है, पुअर ट्री न्यूट्रिशन के कारण हो सकता है। अब हम लोग जब बात कर, ये तो हम लोग मेजर्स देखे क्यों होता है, अब जब हम लोग बात करते हैं कंट्रोल मेजर्स की, सो इन कारणों से ही इसके मेजर्स का पता चल, जैसे कि जो ओवर क्रॉपिंग है, अगर क्रॉपिंग ज़्यादा हो तो क्रॉपिंग हमको क्या कर देना, कम प्लांट डेंसिटी कर देना है। इनसफिशिएंट पॉलिनेशन है, हमको बीज वगैरह रिलीज़ करने हैं ताकि पॉलिनेशन बढ़ सके, या कोई और फैक्टर अपनाना है, हार्मोन्स का स्प्रे कर सकते हैं।
इथिलीन लेवल बढ़ जाता है, इसका हमको रिडक्शन करना है। कैसे करेंगे? CO2 का यूज़ करके कर सकते हैं, या और दूसरे मेजर्स हैं, है ना। समर प्रूनिंग अगर ज़्यादा हो जाए तो समर में प्रूनिंग नहीं करेंगे कंट्रोल के लिए। डिजीज़ डैमेज या इंसेक्ट डैमेज तो उसको कंट्रोल कर लेंगे। कैसे करेंगे? केमिकल्स वगैरह यूज़ करके या फिर ऑर्गेनिक मेथड्स का यूज़ करके। वेदर को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बस ये कर सकते हैं कि हम लोग सही टाइम में कल्टीवेशन करें ताकि एक्सट्रीम वेदर का सामना हमारे क्रॉप को नहीं करना पड़े। पुअर ट्री न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशनल आर्टिफिशियल मेथड्स प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। सो ये सब कंट्रोल मेजर हुए और प्रॉब्लम जिसके कारण फ्रूट ड्रॉप होता है वो हुए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन मल्चिंग, ऑल्सो राइट द रोल ऑफ मल्चिंग इन स्ट्रॉबेरी प्लांट। मल्चिंग क्या होता है और स्ट्रॉबेरी के प्लांट में या फिर स्ट्रॉबेरी के प्रोडक्शन में मल्चिंग का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, ये हमको बताना है। देखते हैं। A mulch is a layer of material applied to the surface of soil. Reason for applying mulch include conservation of soil moisture, improve fertility and health of soil, reducing weed growth and enhancing the visual appeal of the area. A mulch is usually but not exclusively organic in nature. मल्च क्या होता है? जब हम लोग अपने सॉइल में एक आर्टिफिशियल सरफेस क्रिएट कर देते हैं या अप्लाई कर देते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं मल्च या फिर मल्चिंग। और मल्चिंग क्यों करते हैं? तो इससे जो सॉइल का मॉइस्चर है वो इंक्लूड मतलब कंजर्व हो जाता है, फर्टिलिटी बढ़ जाती है, सॉइल की हेल्थ बढ़ जाती है, जो वीड की ग्रोथ है वो रिड्यूस हो जाती है, और जो हमारा एरिया है उसका विजुअल अपील मतलब विजुअलिटी इंक्रीज हो जाती है ना। एक मल्च होता है वो ऑर्गेनिक हो, जब हम लोग लीव्स वगैरह से भी करते हैं, है ना, तो ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमेशा ये ऑर्गेनिक ज़्यादातर नहीं रहता है। अब सेकंड पार्ट में हमको पूछा गया है कि स्ट्रॉबेरी में मल्चिंग का क्या रोल है, तो हम देखते हैं। मल्च प्रोवाइड रिडक्शन इन वाटर कंजप्शन बाय रिड्यूसिंग एवापोरेशन एंड प्रमोट्स लोअर लीचिंग of nutrient by rainwater. In addition to the water issue, the strawberry crop require mulching to avoid direct contact of fruit with the soil and thus obtain greater control of disease and pest. जैसे कि आप सबको पता है कि स्ट्रॉबेरी प्लांट की हाइट ज़्यादा नहीं होती है ना। तो जो ऊपर हमने पॉइंट्स देखे कि सॉइल मॉइस्चर का कंजर्वेशन, वीड का कंट्रोल, फर्टिलिटी का बढ़ाना, ये सब पॉइंट तो इंक्लूडेड है ही स्ट्रॉबेरी में, है ना। जैसे कि एवापोरेशन से या फिर एवापोरेशन से वाटर का लॉस नहीं होने देता है, ठीक, न्यूट्रिएंट का लीचिंग नहीं होने देता है रेन वाटर के थ्रू, और जब वाटर इशू का कंडीशन रहता है तो स्ट्रॉबेरी में ये ज़रूरी हो जाता है कि उसके जो फल हैं वो हमारे ग्राउंड को टच ना करें। अगर टच करेंगे तो आपको पता ही उसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना, उसका विजुअलिटी कम हो जाएगा। तो इसलिए स्ट्रॉबेरी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि सॉइल और उसके बीच में एक गैप बना रहे, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज डिस्क्राइब द मेथड एंड टाइम ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग इन बेर। जो बेर है ना, इसमें ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग हमको कब करना है? तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन अर्ली ईयर्स टू बिल्ड अप अ स्ट्रॉन्ग framework and in later years to maintain vigor to improve fruit size and quality. During February March, prune the trees and thin with the crowded branches to provide maximum fruit bearing area in the tree. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ट्रेनिंग हम लोग कब करते हैं? अर्लियर स्टेज में प्लांट को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने के लिए करते हैं, तो अर्ली स्टेज में हमको ये चीज़ कर लेना है, ठीक है। लेटर स्टेज में फरवरी मार्च के टाइम पे हम लोग अपने प्लांट को प्रून कर सकते हैं ताकि उसमें मैक्सिमम फ्रूट हम लोग ले सकें। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट प्रोपगेशन मटेरियल ऑफ पाइनएप्पल। पाइनएप्पल की प्रोपगेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। Suckers arising in the axils of leaf on the main stem from the root and can be used for propagation. Even the crown of leaves above the fruit and part of the stem itself can be used. Another method of propagation is by slips, which are the suckers arising immediately below the fruit. पाइनएप्पल की प्रोपगेशन बहुत तरीके से हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि जो उसके लीव्स में सकर अराइज होते हैं, सकर क्या होता है हमने पहले ही देख लिया, उससे हम लोग कर सकते हैं। उसके मेन स्टेम में रूट का फॉर्मेशन करके कर सकते हैं। जो क्राउन लीफ होता है वहाँ पे फॉर्मेशन करके कर सकते हैं, ठीक।
जो दूसरे मेथड है प्रोपगेशन के, जैसे कि स्लिप्स से प्रोपगेशन कर सकते हैं, सकर से कर ही सकते हैं, और जो फ्रूट जब हम लोग कट करते हैं तो जो उसका अपर पोर्शन रिमूव करते हैं वहाँ से भी हम लोग उसका प्रोपगेशन कर सकते हैं। जैसे कि ये अपना पाइनएप्पल, इमेजिन कर लेना इसको पाइनएप्पल, ये लीफ है ना, ऐसे खरीद के लाते हैं हम लोग मार्केट से। हम क्या करते हैं, ये कट कर देते डायरेक्ट, तो इस स्लिप से भी हम लोग उसका प्रोपगेशन कर सकते हैं कि अपन क्या किए, उसको डायरेक्ट ऐसे प्लांट कर दिए, ये हमारा सॉइल है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है इनलिस्ट द इंसेक्ट पेस्ट एंड डिसीज ऑफ टी एंड कॉफ़ी अलॉन्ग विद देयर सुटेबल कंट्रोल मेजर। दो क्रॉप दिए गए हैं, टी और कॉफ़ी, इन दोनों क्रॉप के इंसेक्ट को लिखना है, पेस्ट लिखना है, डिसीजेज लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इंसेक्ट के बारे में। तो इंसेक्ट में आप लिख सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पे नाम्स दिए गए हैं आपको 14, जैसे कि हो गया वाइट स्टेम बोरर, कॉफ़ी बी बोरर, शॉर्ट होल बोरर, मिलीबग्स, ग्रीन स्केल, ब्राउन स्केल, वाइट ग्रब, हेरी कैटरपिलर, रूट लेजन नेमाटोड, कॉफ़ी बीन बीटल, स्नेल, रेड बोरर, थ्रेप, टर्माइट, ये सारे आ जाएंगे आपके इंसेक्ट पेस्ट में। अब जब हम लोग बात करते हैं डिसीज़ के बारे में, तो दोनों में मेजर डिजीज़ हमारे क्या है, ब्लिस्टर ब्लाइट। ठीक, मेजर मैं आपको बता रही हूँ, बाकी एग्जांपल्स भी आप इसमें, बाकी नेम भी आप इसमें लिख सकते हैं। सो जैसा कि इस डिसीज़ के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो ये क्या है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सब पहले सिम्टम्स क्लियर है नाम से कि ब्लाइट बन जाएंगे आपके लीव्स में, है ना। अब इसका कंट्रोल कैसे करेंगे हम लोग, जैसे कि आपको कंट्रोल मेजर क्वेश्चन में पूछा गया है, तो कंट्रोल कैसे करेंगे, स्प्रे 210 ग्राम कॉपर ऑक्साइड एंड निकल क्लोराइड, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, निकल क्लोराइड पर हेक्टेयर एट 5 days इंटरवल फ्रॉम जून सेप्टेम्बर, 11 days इंटरवल इन अक्टूबर एंड नवंबर, स्प्रे हेक्साकोनाजोल 200 ml प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 210 ग्राम 5 days इंटरवल। डिजीज़ के कंट्रोल के लिए जो IDMs हैं हम लोग वो अपना सकते हैं, ऑर्गेनिक मेथड अपना सकते हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, ये दोनों अपना सकते हैं। तो उन सबको मेरे को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो है नहीं, है ना। तो केमिकल मैं आपको बताती हूँ कि आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हो गया, निकल क्लोराइड हो गया, 5 दिन के इंटरवल में, है ना। फिर जून टू सितंबर के टाइम पे 11 days के इंटरवल में आपको क्या अप्लाई करना है, सॉरी अक्टूबर टू नवंबर में 11 days के इंटरवल में आप हेक्साकोनाजोल 200 ml प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 210 ग्राम 5 days के इंटरवल में अप्लाई करना है। जब हम लोग बात करते हैं टी की इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट टी मॉस्किटो बग के बारे में, ठीक है, तो इसके लिए हमको रेगुलर इंटरवल में उसको इंसिडेंट्स को मॉनिटर करते रहना है। जो उसकी अल्टरनेट होस्ट है, जैसे कि नीम हो गया, कैशियो हो गया, गवावा हो गया, इन सबको रिमूव कर देना है, क्योंकि जो ये टी मॉस्किटो बग है वो नीम के प्लांट में, कैशियो के प्लांट में, गवावा के प्लांट में भी सर्वाइव कर सकता है। जब इनका इन्फेस्टेशन कम होता है तब हमको जो ऑप्शंस दिए हैं नीचे, इनमें से किसी का भी स्प्रे करना है, जैसे कि इमिडाक्लोप्रिड 0.3 ml पर लीटर, थाइमेथॉक्सोन 0.6 ग्राम पर लीटर और प्रोफेनोफॉस 2 मिलीलीटर, है ना। इन 2 ml पर लीटर आप स्प्रेस को कर सकते हैं। क्लियर है। सो अगेन आई रिक्वेस्ट टू यू कि जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, जैसे कि इम्पॉर्टेंटली इस सेक्शन में जो क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 6 था, ये मैंने आपको स्मॉल पोर्शन में बताया है ना, बट मैंने आपको एक्सप्लेन पूरा किया है। सो वर्ड्स पे ध्यान नहीं दें, जो मैंने वर्ड यूज़ किया अपने बोलते वक्त आप उन पे फोकस करके अपने एग्ज़ाम एक अच्छे मैनर में और पार्ट डी का आंसर फुल लेंथ में लिख के कंप्लीट करें। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर एंड आई वांट टू से यू हैव मेड इट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू यू मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड प्लीज़ लाइक टू माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।